लेकिन एक सीधे साधे इंसान को गुस्सा दिलाने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, और वो तो एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्स का जवान था। उसने एक शानदार सूट पहना, अपनी स्नाइपर राइफल उठाई और वॉल स्ट्रीट के सबसे बेहतरीन स्नाइपर पॉइंट पर आकर एक एक को निशाना बनाना शुरू कर दिया। सामने की बिल्डिंग में गोलियों की आवाज सुनकर अधिकारी खिड़की पर तमाशा देखने आ गए। उन्हें नहीं पता था कि वे खुद अब एक चलता फिरता निशाना बन चुके हैं। ये आदमी किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं था। उसने वो किया जो करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उसने इन खून चूसने वाले भेड़ियों पर निशाना साधा और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, क्योंकि इन्हीं लोगों ने उसे बर्बाद करके सड़क पर ला दिया था और उसका घर तबाह कर दिया था। उसने अपने जैसे कई और लोगों का भी बदला ले लिया था, लेकिन सिर्फ इतने से उसे तसल्ली नहीं मिली। उसने अपनी स्नाइपर रखी और कुछ ग्रेनेड साथ लेकर इससे भी बड़ा धमाका करने निकल पड़ा, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। जब आप ये फिल्म पूरी देख लेंगे तो शायद आप भी इस आदमी के काम को सही मानेंगे। रिटायरमेंट के बाद लिंकन ने एक सिक्योरिटी कंपनी में गार्ड की नौकरी शुरू कर दी थी। उसकी एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत पत्नी थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हाल ही में वे एक बच्चे की प्लानिंग भी कर रहे थे। उन्हें लगा था कि जिंदगी ऐसे ही खुशी खुशी बीत जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक चेकअप के दौरान अचानक पता चला कि उसकी पत्नी को कैंसर है। हालांकि ऑपरेशन करके ट्यूमर निकाल दिया गया था, लेकिन आगे के इलाज का खर्च इतना ज्यादा था कि ये परिवार उसे उठा नहीं सकता था। हर हफ्ते उसे हार्मोन्स का एक इंजेक्शन लगवाना पड़ता था। क्या मैं मेरी जेब से वो निकाल सकती हो? मिल गया, शुक्रिया। तो क्या हम इसे अगले हफ्ते जारी रखें? हाँ, तो आप कॉल कर लेना, हम बात कर लेंगे। ठीक है, शुक्रिया, अलविदा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। जब से मेरी पत्नी की बीमारी का पता चला है, तब से आप लोगों ने मुझे इन कागजों के ढेर में दबा दिया है। मैंने हर एक चिट्ठी को पढ़ा है, हर एक बारीकी को समझा है। मैं हफ्ते में 6 से 7 दिन काम करता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये कंपनी के नियम है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं उसे मरने दूं? मैं आपसे सच में माफी मांगता हूँ। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? इसका कोई फायदा नहीं, और कुछ मत कहो। हाँ, मैं पूरी तरह से यहाँ फंस गया हूँ। मैं काम नहीं कर पा रही हूँ और बार बार बीमार पड़ जाती हूँ। तुम हमारे लिए लगातार इतनी मेहनत कर रहे हो। मैंने ईमेल्स और हार्मोन थेरेपी के खर्चे देखे हैं। एक इंजेक्शन के $300 लग रहे हैं, और बाकी दवाइयों और जीन थेरेपी को मिलाकर ये खर्चा बहुत ज्यादा हो सकता है। अगर इंश्योरेंस कवर नहीं करता है तो भी हमारे पास पैसे हैं। मैं तुम्हें हमारी बचत के पैसे ऐसे बर्बाद नहीं करने दे सकती। बस करो, बहुत हुआ। लेकिन लिंकन काफी पॉजिटिव था। उसे लगता था कि अगर इंसान ईमानदारी से मेहनत करे तो जिंदगी कभी उसे धोखा नहीं देती। और फिर उसके पास रिटायरमेंट के काफी पैसे बैंक में जमा थे। उसने पहले कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी की थी जो अब तक कई गुना बढ़ चुकी होंगी। लेकिन जब उसने बैंक मैनेजर को फोन करके इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो फंड एक आर्थिक घोटाले में फंस गया है और उसकी जांच चल रही है, इसलिए शायद अब वो पैसे नहीं निकाल पाएगा। जब उसने इन्वेस्ट किया था तब मैनेजर ने बड़ी बड़ी बातें करके अच्छे रिटर्न का वादा किया था, लेकिन अब वे अपनी बातों से मुकर रहे थे। इस तरह के धोखे से लिंकन गुस्से से पागल हो गया। लेकिन मुसीबतें यही खत्म नहीं हुई। घर लौटने पर उसे बैंक से रिकवरी का एक बिल मिला, जिसमें उससे $60,000 का हर्जाना मांगा गया था। जी हाँ, आपने सही सुना। लिंकन ने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसमें न सिर्फ उसके लगाए हुए सारे पैसे डूब गए, बल्कि उस पर बैंक का भारी कर्ज भी चढ़ गया था। अगर उसने इसे समय पर नहीं चुकाया तो ब्याज बढ़ते बढ़ते उसकी जान ले लेगा। एक सीधा साधा इंसान होने के बावजूद अब लिंकन भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने अपने पैसे वापस पाने के लिए एक वकील से मिलकर केस करने का फैसला किया, लेकिन वकील ने साफ कह दिया कि उसे पहले $10,000 फीस के तौर पर देने होंगे, तभी वो केस लड़ेगा। पर आज की हालत में अगर लिंकन अपना सब कुछ भी बेच दे तब भी वो इतने पैसे नहीं जुटा सकता था। शुक्र है कि उसका एक दोस्त था जिसके पास काफी पैसे थे। उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे $10,000 उधार दे दिए। जैसे ही वकील को पैसे मिले उसने बताया कि ये मामला एक बड़े क्लास एक्शन सूट का हिस्सा है। उसके पास इस फंड कंपनी की कुछ कमजोरियां हैं, इन्हीं का इस्तेमाल करके वो कंपनी से बातचीत कर सकता है जिससे 60,000 का कर्ज माफ हो जाए। लेकिन शर्त ये थी कि लिंकन को अपना असली जमा किया हुआ पैसा भूलना होगा। लिंकन ने कहा कि वो इस पर विचार करेगा। वकील केवल उसका ब्याज माफ करवा सकता था। ऐसा लग रहा था कि आज फिर उसे लूटा जा रहा है। मजबूर होकर लिंकन ने न्याय के लिए सरकारी वकील के पास जाने का फैसला किया। मैंने 3 बार फोन किया था। माफ कीजिए, क्या मैं उन्हें मैसेज कर सकती हूँ? अगर आप चाहे तो शायद आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दे सकें। मुझे डर है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं कोई अटॉर्नी जनरल नहीं हूँ, सिर्फ एक असिस्टेंट हूँ। क्या ये आपका बहाना है? क्या आपके पास कोई सुझाव है? क्या आपने मेरा नाम सुना है? नहीं, माफ कीजिए सर, नहीं, मैंने नहीं सुना है। माया, क्या तुम उन्हें फोन कर सकती हो? माया, मुझे तुमसे बात करनी है। माया, सर, मैं बहुत व्यस्त हूँ। इस आर्थिक जाल में फंसे लिंकन को अब रोजाना ढेरों बिल्स और रिकवरी के लेटर्स आने लगे थे। यहाँ तक कि अपनी पत्नी के इलाज के लिए भी उसे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ा। बहुत जल्द उसका क्रेडिट कार्ड भी लिमिट पार कर गया। घर की किस्त न चुकाने पर बैंक उसका घर भी छीनने वाला था। उसकी पत्नी खुद को ही इसका दोषी मानती थी। अगर वो बीमार न पड़ती तो उनकी ये हालत कभी नहीं होती। जाहिर है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि कोई अदृश्य ताकत थी जो बहुत ही चालाकी और कानूनी तरीकों का सहारा लेकर उनसे उनका सब कुछ छीन रही थी। लेकिन लिंकन ने फिर भी हार नहीं मानी। वो एक आखिरी उम्मीद लेकर लोन के लिए बैंक गया, पर ये लोन देने वाले लोग आपके पूरे परिवार की जन कुंडली पहले से निकाल कर रखते हैं। लिंकन का क्रेडिट स्कोर खराब हो चुका था, इसलिए उसे लोन मिलने का कोई सवाल ही नहीं था। मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। जब लिंकन ऑफिस गया तो उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकालने का फैसला सुना दिया। दरअसल बैंक वालों के रिकवरी कॉल्स अब उसके ऑफिस में भी आने लगे थे। हालांकि उसने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन बॉस का कहना था कि एक सिक्योरिटी कंपनी किसी ऐसे इंसान को नहीं रख सकती जिस पर भारी कर्ज हो या उसका क्रेडिट खराब हो, ताकि बैंक सीधे पैसे न काट ले। बॉस ने थोड़ी इंसानियत दिखाते हुए उसे उसकी सैलरी कैश में दे दी। कुछ ही दिनों में कल तक भविष्य के सुनहरे सपने देखने वाला एक इंसान
इंसान डिप्रेशन में चला गया। ऑफिस से निकलकर लिंकन सीधा घर नहीं गया, बल्कि काफी देर तक सड़कों पर भटकता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करे और अपनी पत्नी का सामना कैसे करे। लेकिन जब वो घर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के हाथ ठंडे पड़ चुके थे। पत्नी ने उसे और परेशानी में न डालने के लिए आत्महत्या कर ली थी और कर्ज चुकाने के लिए अपनी शादी की अंगूठी छोड़ गई थी। लेकिन जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के हाथ ठंडे पड़ चुके थे। उस पर बोझ न बनने के लिए उसकी पत्नी ने अपनी जान दे दी और कर्ज चुकाने के लिए अपनी शादी की अंगूठी छोड़ गई। इस अचानक लगे झटके ने लिंकन को पूरी तरह तोड़ दिया और ये उसके सब्र का आखिरी इम्तिहान साबित हुआ। अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में ये मजबूत इंसान फूट फूट कर रोया। कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो दिन भर शराब पीता और बर्बाद हो गया। बैंक के रिकवरी एजेंट भी उसके दरवाजे पर आ गए और उसे 2 दिन में घर खाली करने को कहा। अब लिंकन के पास कुछ नहीं बचा था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था जिसके लिए वो रुकता। वो सड़कों पर भटकता रहा। उसे नहीं पता था कि कहाँ जाए। फिर एक दिन बेघर लिंकन एक बार के पास से गुजरा। तभी उसने उस पुलिस अफसर को देखा जिसके पास उससे मिलने का कभी समय नहीं था। वो अपनी सेक्रेटरी के साथ वॉल स्ट्रीट के बड़े लोगों की एक शानदार पार्टी में मजे कर रहा था। सच ही कहते हैं कि अमीरों की महफिल और गरीबों की भूख साथ साथ चलती है। तब उसे समझ में आया कि ये सारे खून चूसने वाले लोग आपस में मिले हुए हैं। अंदर ही अंदर खेल चल रहा है और इसमें हमेशा उन आम लोगों का नुकसान होता है जो अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लिंकन पार्टी खत्म होने तक वही रुका रहा। जैसे ही वो वकील बाहर आया उसने आगे बढ़कर पूछा, तुम मुझसे बात करना चाहते हो? मेरे पास समय नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी, अपना घर, अपनी नौकरी और अपनी पत्नी सब कुछ खो दिया है। सुनो, देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई, ठीक है? वो मुझे छोड़कर चली गई, उसकी मौत हो गई है। हे भगवान, प्लीज, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझसे दूर रहो। ये चार्ट अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बारीकियों को दिखाता है और राजनीति के हर हिस्से में इसका असर खत्म हो गया है। अमेरिका पिछले कुछ सालों से एक अविश्वसनीय आर्थिक विकास का मजा ले रहा था। ये विकास बॉन्ड्स के एक बहुत बड़े पहाड़ की वजह से हुआ था। अब इस कर्ज को चुकाने का समय आ गया है। इस आर्थिक मंदी के बढ़ते असर के बीच इस गिरावट को कैसे रोका जाए, इस पर लोगों की अलग अलग राय है। आप इस संकट को चाहे जो भी नाम दे, ये सब एक ही खेल है। अमीर लोग और भी ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और भी गरीब होते जा रहे हैं। वॉल स्ट्रीट के एक होटल में जाकर उसने उन बड़े लोगों के बारे में सारी जानकारी जुटाई, क्योंकि एक आम इंसान होने के नाते उसे कोई इंसाफ नहीं दिला सकता था। इसलिए उसने खुद ही सब कुछ करने का फैसला किया। जल्द ही लिंकन ने अपना पहला लक्ष्य तय कर लिया, एक फंड कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट। ऑफिस के बाद वो अपनी नई पोस्ट कार की तरफ जा रहा था। यही वो इंसान था जिसने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। इस पहले वार के बाद लिंकन को रोकना नामुमकिन हो गया। बदले की आग ने उसे इस कदर जकड़ लिया कि वो रुक नहीं पाया। उसका दूसरा निशाना बाजार को नचाने वाला एक फाइनेंस किंग था जो अपने विला में अपनी सेक्रेटरी के साथ वाइन पी रहा था। इसी आदमी ने अमेरिकी वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर निवेशकों का पैसा हड़पा था। उसका तीसरा लक्ष्य एक लालची और बेईमान वकील था। ये वही वकील था जो वॉल स्ट्रीट के इन दरिंदों को कानून की सजा से बचाता था। लगातार हुए इन हमलों ने वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े लोगों में खौफ पैदा कर दिया। वो फाइनेंस बॉस तुरंत सतर्क हो गया और उसने अपनी सेक्रेटरी से और ज्यादा बॉडीगार्ड्स बुलाने को कहा। अपने अंदर की घुटन को बाहर निकालकर लिंकन अब काफी हल्का महसूस कर रहा था। वो अपने उन पुलिस वाले दोस्तों का भी आभारी था जो उसकी फिक्र करते थे। जब वे हाल ही में हुई इन वारदातों के बारे में बात कर रहे थे तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है। साइलेंस, 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 साइलेंस। मेरी पत्नी डांस के लिए तैयार है। मैंने अपने कंट्री क्लब में एक मेंबरशिप का प्लान दिया है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। ये पागलपन है, बहुत ज्यादा पैसा है। वॉल स्ट्रीट के नक्शे को अच्छे से समझने और कंपनी की लोकेशन जानने के बाद बस एक सही दिन का इंतजार था। बैंक के बड़े अधिकारी गोलियों की आवाज सुनकर खिड़की के पास तमाशा देखने आए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वे खुद शिकार बनने वाले हैं। वॉल स्ट्रीट के इन तथाकथित अमीरों ने न जाने कितने लोगों को बर्बाद किया था। लिंकन ने बिना किसी दया के गोलियां चलाकर इन धोखेबाजों को खत्म कर दिया। फिर उसने अपना मास्क पहना और इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर चला गया। ऊपर बैठे ब्रोकर्स पर इस हमले का कोई असर नहीं हुआ। वे अब भी पागलों की तरह फोन पर लोगों को बेवकूफ बनाने वाले प्लान बेच रहे थे। लिंकन ने बिना कुछ कहे अपनी बंदूक उठाई और गोली चला दी। आहा बचाओ, अरे बचाओ मुझे आ। उसने सेक्रेटरी को बाहर निकाल दिया। वॉल स्ट्रीट के सबसे ऊंचे मुकाम पर बैठा ये बॉस अब लिंकन का कैदी बन गया था। लेकिन मौत सामने होने के बाद भी वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। बॉस की बातों ने पूंजीवाद की कड़वी सच्चाई सामने ला दी। ये सब अमेरिका के फ्री ट्रेड सिस्टम के कारण था। लेकिन ये सब सुनकर भी लिंकन को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो उसके साथ एक गेम खेलना चाहता था। अब उस बॉस को भी धोखा खाने का स्वाद मिल गया था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और पुलिस लिंकन को बंधक समझकर उसे सुरक्षित नीचे ले आई। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। वो वहां से बचकर निकलने ही वाला था कि अचानक एक पुलिस वाले ने उसे रोक लिया। उसने मुड़कर देखा तो वो उसी का साथी था। वो हैरान था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वे भी लिंकन की तरह वॉल स्ट्रीट का शिकार होकर भारी कर्ज में डूबे थे। सिर्फ लिंकन ने वो किया जो वे करना चाहते थे, पर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। दोनों दोस्तों ने बिना कुछ कहे उसे वहां से जाने दिया और लिंकन का बदला अभी खत्म नहीं हुआ था। अगर कानून अपना काम नहीं करेगा तो वो फिर से वापस आएगा।